हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग सीटेट पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो इसमें ऑप्शन है आपके बम्बई से थाने के बीच, यानी बॉम्बे टू थाने। बी ऑप्शन है कलकत्ता टू अलीपुर, यानी कलकत्ता से अलीपुर के बीच। सी ऑप्शन है आपका कलकत्ता टू दमदम, यानी कलकत्ता से दमदम के बीच, या बॉम्बे टू पुणे यानी मुंबई से पुणे के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाता है, यानी बम्बई से ठाणे के बीच। तो देखिए, इसमें भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और यह दूरी कितनी थी? तो यह दूरी देखिए 34 किलोमीटर, यानी 34 किलोमीटर थी। क्वेश्चन है आपका, एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट, यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है तो सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन ए, यानी सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, ये बात तो आप लोग जान गए। और सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा, यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। और यहाँ जो विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है हाथी बाजार, इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। कौन सा बाजार? तो हाथी बाजार। जो हाथी बाजार है वो इस मेले का प्रमुख आकर्षण है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में, यानी 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई तो 1961 ईस्वी में हुई। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की स्थापना 1961 ईस्वी में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। और देखिए, अनेकता में एकता के सिद्धांत पर। और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल के 7 सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी आर मेंटेन्ड। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? देख लेते हैं। आर्टिकल्स 14 to 18, आर्टिकल्स 23 to 24, आर्टिकल्स 25 to 28, आर्टिकल्स 19 to 22, यानी अनुच्छेद, ये जो आपका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, या बी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, या
सी ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 14 से 18, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का यानी अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 और देखिए सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32। आप लोग इन अनुच्छेद को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं विच कंट्री हैज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या भारत में। तो इसका आंसर देख लेते हैं, यानी किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसमें आसानी से संशोधित किया जा सकता है। किसमें संशोधित किया जा सकता है, तो जो यूनाइटेड किंगडम का संविधान है उसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। वहां सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। तो अगर भारत की बात कर ली जाए, भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है ना, कठोर और लचीला दोनों तरह का है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेंडियर आर फाउंड, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, तो रेंडियर देखिए गर्म मरुस्थल, मानसून, टेगा, टुंड्रा प्रदेश। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 4 ऑप्शन यानी टुंड्रा प्रदेश में, यानी कि देखिए जो रेंडियर है, रेंडियर आर फाउंड यानी कहाँ पाए जाते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में। 4 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रेंडियर देखिए टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। तो जो रेंडियर है वो किसके काम में आते हैं, तो जो वहाँ के रहने वाले लोग यानी निवासी हैं तो उनके परिवहन और ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल पहनते हैं। किसकी खाल पहनते हैं, तो रेंडियर की खाल पहनते हैं और भोजन के रूप में रेंडियर के मांस और दूध का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है टुंड्रा प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। यहाँ पे नहीं है की बात हो रही है, तो कंपास या डाउन्स या प्रेरीज या पंपास। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। राइट आंसर है कंपास, यानी जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। और अगर बात कर ली जाए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की, तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना और ब्राजील में कंपास और वेनेजुएला में लानोस। और अगर बात की जाए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की,
तो अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो कंपास हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, यानी जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो इसमें ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका और डी यूरोप। तो इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर जानने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए एशिया महाद्वीप है और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, क्या? तो यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका एशिया हो जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज थारू ट्राइब लाइव इन इंडिया, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। कहाँ की? तो तराई क्षेत्र में निवास करने वाले। और देखिए अगर बात की जाए जो पश्चिम में नैनीताल उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है? तो देवरिया जनपद तक पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। तो ये जो जनजाति है यानी थारू जनजाति है ये हिंदू धर्म मानते हैं और हिंदू धर्म के सारे पर्व मनाते हैं और ये दीपावली के त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन ये आप लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो थारू जनजाति के लोग हैं वो किस त्योहार को शोक के यानी शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली। ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में। देखिए ये जो नोट है इसका कि मतलब जो आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? ए और बी दोनों माना है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं क्योंकि दो ऑप्शन इसमें माने गए हैं और यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी और डी दिए हुए हैं और देखिए नाम भी दिए हुए हैं। तो इसमें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लेकिन बहुत ही ध्यान से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर हो जाएगी क्योंकि चीज़ों को समझ के पढ़ा जा रहा है। देखिए चीज़ों को समझ के पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन ये है वही एग्जैक्ट आ जाए। ऐसा भी होता है कि जो इसके हम पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं तो इसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोग पेशेंस बना के रखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ अवेलेबल इन, यानी भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है?
तो ऑप्शन है विधानसभा में, ऑप्शन बी है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन सी है पंचायती राज संस्थाओं में और ऑप्शन डी है लोकसभा में। तो इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए, आपका जो एक क्वेश्चन था वो छूट गया था, उसको पहले पढ़ लेते हैं। भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन। तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में या मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यानी छत्तीसगढ़ हो जाता है। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत में छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है और मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? तो रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में कब हुई? तो 1955 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट वन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो देख लेते हैं 45 ईयर्स या 50 ईयर्स या 30 ईयर्स या 35 ईयर्स, यानी 45 वर्ष, 50 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है 35 वर्ष, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल की यहाँ पे बात हो रही है तो 35 वर्ष। और राज्यपाल राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख मुखिया होता है। और राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। कैसे होती है? तो राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। और अगर बात की जाए कि संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं नियुक्त की है, तो कौन सी निर्धारित की है? जैसे कि जब राज्यपाल के लिए संविधान में राज्यपाल के लिए 2 अर्हताएं हैं, वे कौन सी हैं? तो उसे सबसे पहले जो वो व्यक्ति है तो उसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और सेकेंड क्या है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी आयु पूर्ण कर चुका हो? तो 35 वर्ष। ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वो आपका 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखिए, चूज द राइट कोड आफ्टर कंपेयरिंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का सुमेलन करते हुए सही कोड चुने। तो इसमें जो है भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य तो सरपंच, नगर निगम राज्यपाल और विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत तो मेयर। तो इसका जो राइट आंसर है उसको समझ लेते हैं। तो जो भारतीय संघ होता है, तो भारतीय संघ में क्या होता है? भारतीय संघ में प्रधानमंत्री, कौन? तो प्रधानमंत्री।
और राज्य का देख लेते हैं तो राज्य का हो जाता है राज्यपाल। और नगर निगम का देख लेते हैं तो नगर निगम का हो जाता है मेयर। क्या हो जाता है? तो नगर निगम का आपका हो जाता है मेयर। और उसके बाद ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत का हो जाता है सरपंच। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका आंसर बी हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर आर्टिकल 356 वाज यूज्ड फर्स्ट। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो इसको देख लेते हैं। केरल 1959, जम्मू एंड कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957 और बिहार 1958। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए आपका ऑप्शन ए हो जाता है, यानी केरल 1959 आपका ये राइट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। तो इसका जो प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था? तो 1959 में। और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नगर निगम। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो देख लेते हैं कौन सा कर लगाया जा सकता है नगर निगम के द्वारा। तो गृह कर यानी हाउस टैक्स, टोल टैक्स यानी चुंगी कर, ऑल द अबव यानी उपयुक्त सभी, और एंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, यानी देखिए गृह कर, चुंगी कर और टैक्स कर, ये सभी कर लगाए जा सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑल द अबव यानी उपयुक्त सभी हो जाता है। अगर बात कर ली जाए, नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो स्थानीय शहरी व्यवस्था है। प्रायः 5 लाख से अधिक, कितने? तो 5 लाख, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। नगर निगम किसमें बनता है? तो जहाँ पे जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। और हर नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम शहर में निजी मकान या जमीन पर गृह कर लगाती है। नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है, यानी देखिए नगर निगम जो है गृह कर, चुंगी कर और इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स कर ले सकती है, जैसे फिल्म हो गया, प्रदर्शनी हो गई, सर्कस हो गया, नौटंकी आदि पर। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर वो आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। क्वेश्चन है आपका द वर्ल्ड्स मोस्ट problematic aquatic weed also known as terror of Bengal is। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो देखते हैं पार्थीनियम, हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास, एकोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी, सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास और लेंटाना केमारा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि एकोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी आपका ये राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एकोर्निया कॉर्पिरस जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह
पौधे रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। कहाँ पे ये वृद्धि करता है यानी जलकुंभी? तो जहाँ पे जल रुक जाता है वहाँ पर जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था और भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसे? तो इकोर्निया क्रॉसिपस यानी जलकुंभी को। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरसेस, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है या प्रजनन नहीं कर सकता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। यानी देखिए, इट डज नॉट हैव प्रोटीन, इट कैन नॉट प्रोड्यूस, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड और इट डज नॉट हैव द जेनेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। यानी कि देखिए, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। किसको संयोजक कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को। विषाणु को क्या माना जाता है? तो संयोजक कड़ी माना जाता है। और जीवाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि क्वेश्चन है आपका plant hormone that help of the repairing of fruits is पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो है, देखिए, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन यानी इथाइलिन हो जाता है। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इथाइलिन किस अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और देखिए, ये पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। कहाँ होता है? तो पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। और यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। यह हार्मोन किसको? तो कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर वो आपका सी ऑप्शन इथाइलिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इज सॉल इज, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह होता है राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो और एजोटोबैक्टर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाता है जो ऑप्शन आपका सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए? तो इसका आंसर जानने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने, किसने? तो वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब क्या कहा जाता है? तो उसे बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। किसमें? तो सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी बी डीएनए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सीसाइड एनिमल एमोंग फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो इसमें आपका हो जाता है लीच, काइटन, इक्नस, यूप्लेक्टेला। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन, यानी यूप्लेक्टेला हो जाता है। यूप्लेक्टेला है क्या? तो यूप्लेक्टेला पेरीफेरा संघ का जंतु है। क्या है? तो यानी पोरीफेरा संघ का जंतु है। ठीक है ना। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते, यानी अचल मतलब जो चल नहीं पाते, और ये चलने में सक्षम नहीं होते, किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। किसे वीनस की फूलों की टोकरी कहा जाता है? तो यूप्लेक्टेला को। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज? प्रोटीन अणुओं की इकाई है। वसा अम्ल, अमीनो अम्ल और विटामिन या ग्लूकोज? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होता है। किसका? तो यानी प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होते हैं। प्रोटीनों में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगभग 20 अमीनो अम्ल प्रायः सभी जंतुओं में पाए जाते हैं और अमीनो एसिटिक अम्ल यानी CH2 और CH2 का होल स्क्वायर NH2COOH सबसे सरल अमीनो अम्ल है। इस अम्ल को ग्लाइसिन कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमीनो अम्ल। उसके बाद है क्वेश्चन आपका, विच ऑर्गेनिजल इज एब्सेंट इज प्लांट सेल? निम्न में कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो इसमें ऑप्शन है लवक, कृत्तिकाएं, तारकाएं या सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। तो इसमें जो आंसर है आपका वो राइट हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तारकाएं। तारकाएं पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है या जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारकाएं के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोन और दूसरे को सेंट्रोस्फियर कहते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, लार्जेस्ट ग्लैंड इज ह्यूमन बॉडी इज? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि लीवर, यकृत।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित और जमा होता है। और ये विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है यकृत? तो विटामिन ए का संश्लेषण करता है। और देखिए इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। किसके रूप में? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन है स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है कौन है? तो मोर है, गौरैया है, तोता है या सारस क्रेन है। देखिए इसका आंसर जानने से पहले कुछ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजकीय पशु कौन सा है अगर बात की जाए तो राजकीय पशु के बारे में, राजकीय पशु आपका बारहसिंघा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कौन हो जाता है? यानी कि तो आपका बारहसिंघा हो जाता है। और अगर बात की जाए राजकीय पक्षी के बारे में तो राजकीय पक्षी आपकी सारस हो जाती है। पक्षी कौन हो जाता है? तो सारस। और अगर बात की जाए वृक्ष कौन सा हो जाता है तो वृक्ष आपका अशोक हो जाता है। और अगर बात की जाए राजकीय पुष्प की बात की जाए तो पलाश हो जाता है। ठीक है ना, पलाश हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर बनता है वो आपका देखिए सारस क्रेन, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सारस क्रेन। और एक चीज़ और है कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। अगर दिल्ली का राजकीय पक्षी आ जाए तो आप लोग ये ना करें कि सारस क्रेन लगा दें या मोर लगा दें, नहीं, दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है वो आपका गौरैया हो जाता है। क्या हो जाता है? तो गौरैया हो जाता है। ये दिल्ली का है, ठीक है ना, राजकीय पक्षी। उसके बाद क्वेश्चन है आपका हैमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट। पूर्वा किस अधिवास में यानी अधिवास में शामिल है? तो ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या अपखंडित। तो इसमें देख लेते हैं जो पूर्वा होता है वो ग्रामीण। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम, फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वा अधिवास गांव में कई छोटी इकाइयों में परिकीर्ण रूप से बसे रहते हैं और ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका विच इज वोल्केनो माउंटेन। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है किलिमंजारो। किलिमंजारो अगर देखिए बात की जाए तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। तो किलिमंजारो क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है।
और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार में देखिए कितना है 5882। कितना है तो 5882। क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिफेंटा आइसलैंड इज लोकेटेड एट, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन आपके जो हैं गोवा तट, मुंबई तट, गंगा डेल्टा या कच्छ तट। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है मुंबई तट। जो आपका बी ऑप्शन वो आपका राइट हो जाता है। मुंबई तट, एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है तो मुंबई तट पर अवस्थित है। और ये द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कैसा स्थल है तो पर्यटन स्थल है, जिसमें गुफा, मंदिर, एलिफेंटा गुफाएं हैं और जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। किससे उकेरा गया है तो चट्टानों से उकेरा गया है। इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन है आप लोग यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो 150 to 200 सेंटीमीटर, 50 to 150 सेंटीमीटर, 70 to 100 सेंटीमीटर और 70 to 200 सेंटीमीटर, यानी 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर या 70 से 200 सेंटीमीटर। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जो हो जाता है। देखिए, राइट आंसर की तरफ चलने से पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उन्हीं को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये वन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर देखिए क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो वो कौन से वन होते हैं, तो इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो मानसूनी वन जो पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, देखिए 70 से 200 सेंटीमीटर। इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर डी है वो आपका राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, कार्बी एंगलोंग पठार यानी विस्तार है, यह पठार का विस्तार है हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का या प्रायद्वीप पठार का। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का। देखिए, कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी, कहाँ तो उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। और ये क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। कब से कब तक तो जून से सितंबर तक। और कहाँ तो दक्षिण पश्चिम। पठार की औसत ऊंचाई तो कितनी है तो 300 से 400 मीटर, ठीक है ना, मीटर तक होती है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।